इस कहानी की शुरुआत में हमें इराक की बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर हाल ही में इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। इसके बाद बॉर्डर पर अमेरिका के दो सोल्जर्स वहाँ पर मौजूद पाइपलाइन को देखने आते हैं, जिनका नाम आइजैक और मैथ्यूस है। दरअसल इनको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि कोई इराक दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान न पहुंचा दे। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूर एक जगह पर छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ झाड़ियां डाल देते हैं, ताकि अगर वहाँ पर कोई इराकी सोल्जर आए तो वो उनको देख पाए। आइजैक और मैथ्यूस दोनों ही अपनी स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पर नजर रखते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और उन दोनों को यहाँ पर पूरे 22 घंटे हो जाते हैं, जिस पर अब मैथ्यूस आइजैक से कहता है कि अब मुझसे और यहाँ ऐसे नहीं रहा जाएगा, यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। जिस पर आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो हमारे यहाँ से निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि हमें मार सके। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा नहीं कि वहाँ पर हमारे कितने सारे सोल्जर्स मरे पड़े थे? बाकी इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है और वो है जूबा। मुझे तो ये जूबा की कोई चाल लग रही है। मैथ्यूस उसे कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब आगे मैथ्यूस से और नहीं रहा जाता। वो वहाँ से उठकर पाइपलाइन की तरफ जाने लगता है। आइजैक उस पर अपने स्कोप से नजर रखता है। नीचे की तरफ जाकर मैथ्यूस को कुछ मरे हुए आदमी दिखाई देते हैं, जो कि अमेरिकन थे, और इन सभी को हेडशॉट से मारा गया होता है, जिसे देखकर मैथ्यूस समझ जाता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था, ये कोई चाल है, यहाँ कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूस अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसको वहाँ से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूस के पैर में एक गोली लगती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। आइजैक ये देखकर जल्दी से मैथ्यूस के पास जाता है, जहाँ रास्ते में जाते हुए उस पर भी हमला किया जाता है, पर वो जिगजैग लाइन से भागता हुआ मैथ्यूस के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए आइजैक कूदकर वहां मौजूद एक दीवार के पीछे छुप जाता है। इस सिचुएशन को देखकर आइजैक थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वहां से वो लोग कोई बैकअप और मेडिकल टीम भेज सके। लेकिन उसका बेस से कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके बाद वो पहले मैथ्यूस को हिलने से मना करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुमको फिर से गोली मार देगा। इसके बाद आइजैक अपने पैर पर लगी गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर फिर भी वो उस दर्द को सह लेता है और उस गोली को थोड़ा थोड़ा करके निकाल देता है। जिसके बाद वो अपने दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है और अब गोली निकलते ही वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। दूसरी तरफ मैथ्यूस ने अब बिल्कुल हिलना बंद कर दिया है, जिस वजह से आइजैक को ये लगता है कि मैथ्यूस मर गया है, जिस चीज से आइजैक बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि मैथ्यूस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही अपने घर जाने वाले थे। आइजैक ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है, जिसमें आइजैक को लगता है कि ये कॉल उसके बेस से है। आइजैक जल्दी से उन्हें यहाँ के हालात के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक बैकअप और एक मेडिकल टीम भेजो, हमें मदद की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से बात करता हुआ इंसान आइजैक को अपनी पोजीशन और खड़ा होकर फायर करने का कहता है। ये सुनकर आइजैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर उसने खड़े होकर गोली फायर की तो वो स्नाइपर उसको वहीं पर ही मार देगा। आइजैक से कॉल पर बात कर रहा वो आदमी आइजैक को उसकी रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजैक उसको कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक के बारे में कैसे पता, मैंने तो तुमको नहीं बताया। और अब आइजैक को उसके बोलने का तरीका भी अमेरिकन नहीं लग रहा होता, बल्कि वो इराकी लग रहा था। आइजैक इन सारी बातों से समझ जाता है कि ये कॉल उनके बेस से नहीं है, बल्कि ये वही स्नाइपर है जिसने उसको और मैथ्यूस को गोली मारी है। उसे ऐसा लगता है कि ये आदमी उस पर निशाना लगाए बैठा है, इसलिए वो उसे पोजीशन का पता कर रहा है। आइजैक उसे कहता है कि शायद मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूस मारा जाएगा, जो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर आइजैक को थोड़ी खुशी होती है, इसलिए वो उससे बात करता रहता है, ताकि वो उसे अपनी बातों में लगाकर ये पता लगा सके कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। तभी वो उस दीवार में एक छेद करता है और अपने स्कोप से चारों ओर देखने लगता है, जिसके बाद वो स्नाइपर से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तुम्हें शायद पता नहीं है कि अब अमेरिका और इराक की जंग खत्म हो गई है और तुम अभी भी इस पाइपलाइन पर काम करने वाले मासूम लोगों को मार रहे हो। ये सुनकर वो स्नाइपर कहता है कि मैं सिर्फ तुमको मारना चाहता हूँ, मैं तो बस एक आम सा इराकी हूँ, और रही बात जंग की, तो अमेरिका और इराक की जंग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए खत्म हुई होगी, पर हम जैसे लोगों के लिए नहीं। जिसके बाद अब वो स्नाइपर आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजैक को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर वो आइजैक को ये धमकी देता है कि मैं मैथ्यूस को मार दूंगा, जिस पर आइजैक उसे कहता है कि तुमको जो करना है वो करो। लेकिन तभी आइजैक को थोड़ा शक हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर इस स्नाइपर को मैथ्यूस का नाम कैसे पता। आइजैक उसे पूछता है कि तुम मैथ्यूस का नाम कैसे जानती हो, जिस पर वो
स्नाइपर बोलता है कि मैं मैथ्यूस को नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। अगर आज मैथ्यूस मरा तो वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी वजह से मारा जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी अपने एक दोस्त डीन को मार चुके हो। दरअसल डीन आइजैक का मैथ्यू से पहले पुराना साथी था। आइजैक अपने दुश्मन को मार रहा था पर गलती से गोली डीन को लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। वो स्नाइपर अब आइजैक पर इमोशनल वार कर रहा होता है जिसका असर आइजैक पर हो भी रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। आइजैक अभी भी उस दीवार के पीछे छुपा होता है लेकिन अब उसको बहुत तेज प्यास लगने लगती है, पर उसकी बोतल पूरी तरह से खाली होती है क्योंकि शुरुआत में भागते टाइम उस स्नाइपर ने उसकी पानी की बोतल में गोली मार दी थी। अब इसके बाद वो स्नाइपर एक बार फिर से आइजैक से बात करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पीने का पानी नहीं है और तुम तड़प रहे हो, बस कुछ देर और तुम ऐसे तड़प तड़प कर मारे जाओगे। आइजैक गुस्से में उसको टेररिस्ट बोलता है जिस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम तो मेरी जमीन और मेरी ही कंट्री की मट्टी पर हो, मैं अपने देश में टेररिस्ट कैसे हुआ? अगर तुम मेरी नजर से देखोगे तो तुम अपने आप को टेररिस्ट पाओगे क्योंकि तुम किसी दूसरे मुल्क में हो। इतने में आइजैक अपने स्कोप से वहां पर एक कचरे के ढेर को देखता है जिसको देखकर आइजैक समझ जाता है कि शायद इसी कचरे के ढेर में वो छुपा हुआ है। इस कचरे के ढेर में छुपना कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि ये इस गेम में कोई पुराना और बहुत चालाक खिलाड़ी है और ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है जूबा। आइजैक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जूबा हो जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था और तुमने हम लोगों से सब कुछ सीख के हमको ही धोखा दिया। इस बात पर वो स्नाइपर यानी कि जूबा बोलता है कि जूबा नाम के तो कई आदमी हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? आइजैक बोलता है कि मैं तुम्हारी जूबा द घोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहली बार उस स्नाइपर का सही नाम पता चलता है। आइजैक की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है जिसका पता जूबा को भी चल गया है, इसलिए जूबा उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान बाहर निकाल दूंगा और तुम्हारा सर काट कर अपने साथ ले जाऊंगा। अब इसके बाद आइजैक जूबा की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए एक तरकीब सोचता है। वो एक लकड़ी पे अपना हेड और अपने कपड़ों को टांग देता है जिसे वो एक इंसान लगे और जैसे जूबा उस लकड़ी के इंसान पर गोलियां चलाएगा वो उसकी लोकेशन देख लेगा। लेकिन आइजैक का ये प्लान काम नहीं करता। तभी वहां पर बहुत तेज रेतीला तूफान आने लगता है और आइजैक को अपने स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने साइड में मरे हुए एक अमेरिकन सोल्जर का बैग उठाकर उसी वॉल के पीछे आ जाता है। इसी दौरान जूबा उस पर गोलियों से हमला भी करता है जिसकी वजह से उसका स्कोप टूट जाता है। आइजैक को उस अमेरिकन सोल्जर के बैग में से एक पानी की बोतल और कुछ सामान मिलता है। वो सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद हमें मैथ्यूस को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और वो अपने रेडियो से आइजैक और जूबा की सारी बातें सुन रहा होता है। आइजैक को भी ये बात पता चल जाती है। वो मैथ्यूस को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसको बताता है कि जूबा सामने वाले कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, मैं उसे अपनी बातों में लगा कर रखता हूँ, तुम उस पर अपनी राइफल से गोली चला देना। लेकिन यहाँ पर आइजैक से एक गलती हो जाती है। वो मैथ्यूस से बात करते वक्त अपना रेडियो बंद नहीं करता और उसकी बातें जूबा भी सुन लेता है। जूबा आइजैक से बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? आइजैक मैथ्यूस की जान बचाने के लिए जूबा से ये कहता है कि मैं मरने से पहले गॉड से बात कर रहा हूँ। तभी मैथ्यूस अपने हाथ में शीशे की तरह चमकने वाली एक चीज से जूबा को देखने की कोशिश करता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर जूबा पर गोली चला देता है, पर वो गोली जूबा को नहीं लगती। लेकिन तभी जूबा मैथ्यूस के शोल्डर पर गोली मार देता है। मैथ्यूस जख्मी हालत में आइजैक के पास जाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जूबा उसको एक और गोली मार देता है जिसको देख अब आइजैक रोने लगता है और वो जूबा से कहता है कि हमको छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। ये सुनकर जूबा उसे बोलता है कि तुमको रोका किसने? तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजैक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझको गोली मार दोगे, पर जूबा ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते हो। जिस पर आइजैक उसे पूछता है कि क्यों? जूबा कहता है कि तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे अगले सवाल में है। अब जूबा आइजैक से ये पूछता है कि जंग को खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, पर तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो? क्या वजह है जो तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? ये सुनकर आइजैक रोने लगता है और वो बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों डीन का खून हुआ है। मैंने उसकी फैमिली और सभी से ये बोला है कि उसे दुश्मनों ने लड़ाई के बीच में मार दिया। मैं घर जाकर उसकी फैमिली से कैसे नजरें मिलाऊंगा? इन दोनों की ये बातें चली रही होती हैं कि तभी आइजैक को अपने रेडियो पर अपने बेस से कॉल आता है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि शायद ये भी कोई जूबा की चाल है, लेकिन कॉल पर उसके कैप्टन उससे बात करते हैं जिससे उसको यकीन हो जाता है कि ये असली कॉल है। लेकिन तभी जूबा रेडियो से आइजैक बनकर आइजैक के बेस वालों से बात करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझको यहाँ से लेने आ जाओ। यानी कि कुछ ही देर में आइजैक को लेने उसके बेस वाले आ रहे होते हैं। अब आइजैक समझ जाता है कि क्यों यहाँ पर मरे हुए किसी भी सोल्जर ने मदद क्यों नहीं बुलाई, वो खुद किसी को यहाँ लेने आए थे। दरअसल जूबा ऐसा करके अमेरिकन सोल्जर्स को यहाँ पर बुलाता है और फिर उनको मार देता है। थोड़ी देर बाद आइजैक को 2 हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है। अब जूबा कहीं उन पर हमला ना कर दे, इसीलिए आइजैक फिर से जूबा को मारने का एक
प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी को बांधकर एक हुक बनाता है और मैथ्यूज की स्नाइपर वाली बंदूक को उसकी मदद से अपने पास ले आता है, जिसके बाद वो अपने सामने वाली दीवार को भी तोड़ देता है ताकि जुबा उस पर जैसे ही गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाकर उसको मार सके। तभी आइजैक के सोचे हुए तरीके से जुबा उस पर गोली चलाता है। वो गोलियां आइजैक को तो नहीं लगती, लेकिन इससे आइजैक को जुबा की लोकेशन पता चल जाती है। वो उस कचरे के ढेर के बिल्कुल बीच में छुपा हुआ होता है। आइजैक जल्दी से उस पर गोली चला देता है जो शायद जुबा को जाकर लग जाती है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए आइजैक अपनी जगह से खड़ा होकर देखता है, पर उसको कुछ नहीं होता, जिसे आइजैक समझ जाता है कि शायद जुबा मर चुका है। इतने में हेलीकॉप्टर से आइजैक के बेस वाले उनको लेने आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजैक और मैथ्यूज दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी नीचे से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलने लगती है, यानी कि जुबा अभी भी जिंदा है। जुबा दोनों हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को मार देता है और दोनों हेलीकॉप्टर्स वहीं पर ही क्रैश हो जाते हैं, जिसमें आइजैक, मैथ्यूज और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजैक और मैथ्यूज की मौत हो जाती है। तभी जुबा फिर से अमेरिकी सोल्जर बनकर आइजैक के बेस वालों को कांटेक्ट करता है, उनको यहाँ पर मदद भेजने को कहता है, यानी कि जुबा का ये मौत का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।